हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारी विसर्ग संधि, और ये संधि पर हमारा आज लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी विसर्ग संधि। तो सबसे पहले मैं आपसे डेफिनेशन पूछती हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है विसर्ग संधि। जैसा कि मैंने आपको पहले दो संधियों के बारे में बताया था, स्वर संधि और व्यंजन संधि की डेफिनेशन। तो स्वर संधि में तो क्या था, स्वर के बाद हमें क्या मिल रहे थे, स्वर मिल रहे थे, और उस स्वर में जो परिवर्तन हो रहा था उसे हम क्या कह रहे थे, स्वर संधि। और व्यंजन संधि में क्या था कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन मिल रहे थे। और विसर्ग संधि में क्या होता है कि जब हम संधि छेद करते हैं तो पहले तो हमें मिलता है विसर्ग, और विसर्ग के बाद मिलता है हमें स्वर या व्यंजन। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, निर्गुण संधि छेद क्या होगा, निहि प्लस गुण, निहि प्लस गुण। इधर क्या मिल गया हमें, ये विसर्ग मिल गया, सामने ग क्या है, व्यंजन है। हमारी डेफिनेशन भी यही है कि इधर तो हमें क्या मिले, विसर्ग मिले, और उसके बाद स्वर या व्यंजन मिले। तो इससे जो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वही हमारी क्या होती है, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर जो निर्गुण एग्जाम्पल है, इसमें एक रूल लगता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि जब भी हम संधि छेद करते हैं, विसर्ग का रै कहाँ होता है। जब भी हम संधि छेद करते हैं तो पहले तो हमें ए या आ स्वर नहीं मिले, ठीक है ना, ए आ स्वर नहीं मिले, और उसके बाद हमें मिले किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य लव या कोई स्वर मिले, तो वहां उस विसर्ग का रै आदेश हो जाता है। तो यहां देखिए, जो विसर्ग से पहले न है उसमें कौन सा स्वर है, ई है, ए या आ तो नहीं है ना। और इसके बाद ग कौन से वर्ग का, कै वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, इसलिए ये विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, रै में, और वो रै कैसा होगा, हाफ। क्लियर। अब देखिए, यहां नी, यहां रै, यहां गुण। तो नी रै के सामने क्या है, ग व्यंजन, इसलिए अनकंप्लीट ही रहेगा, और सामने व्यंजन होने के कारण ये व्यंजन के ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, निर्गुण। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मनोविकार। मनोविकार का संधि छेद क्या होगा, मन है प्लस विकार। ठीक है, मन है प्लस विकार। ए है स्वर, ए के बाद क्या है, विसर्ग है, सामने वह है। मैं आपको आगे एक रूल पढ़ाऊंगी कि विसर्ग का ओ आदेश कब होगा, विसर्ग का ओ कब बनेगा। तो जब इधर तो क्या हो, विसर्ग से पहले ए स्वर हो, और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य लव हो या ए स्वर हो, तो उस ए और विसर्ग का क्या आदेश हो जाएगा, ओ। ठीक है, ए और विसर्ग का होगा, और इसमें सिर्फ हुआ था विसर्ग का। ठीक है, तो यहां ए का भी और विसर्ग का दोनों का चेंज क्या हो जाएगा, ओ। यहां क्या बचेगा, मन, क्योंकि ए स्वर हमने निकाल लिया, प्लस ओ प्लस विकार। क्लियर। न अनकंप्लीट है, सामने ओ है, ओ स्वर न में चला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नो। मैं नो विकार, क्या बन गया, मनोविकार। क्लियर। तो अब हमारा विसर्ग संधि का फर्स्ट रूल देखिए, नियम क्या कहता है, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग का ओ किस कंडीशन पर होगा, जब हमें विसर्ग से पहले तो ए स्वर मिले संधि छेद करने पर, और विसर्ग के बाद ए मिले, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिले, या य लव मिले, तो उस विसर्ग का ओ आदेश हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ एक बात ये याद रखनी है कि उस विसर्ग के साथ साथ जो उससे पहले जो स्वर है ए, वो भी किसमें चेंज होगा, ओ में। क्लियर। तो ए और विसर्ग दोनों ही चेंज किसमें हो जाएंगे, ओ में। और आपको याद सिर्फ यही रखना है कि विसर्ग संधि का
यही ऐसा रूल है जिसमें उससे पहले वाला जो स्वर होगा वो भी चेंज होगा, बाकी सभी में सिर्फ विसर्ग ही चेंज होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, यशोगान, संधि छेद क्या होगा, यश है प्लस गान, श में कौन सा स्वर, ए, सामने इसके क्या है, विसर्ग, विसर्ग से पहले ए स्वर मिल गया हमें, सामने क्या है, ग, ग कौन से वर्ग का, कै वर्ग का तीसरा वर्ण ग, तो इस विसर्ग और इस ए दोनों का ही क्या आदेश हो जाएगा, ओ, किस में चेंज हो जाएंगे ये, ओ में, तो यहां क्या बचेगा, यश ओ गान। अगर हम ए को भी चेंज नहीं करते हैं तो यहां तो क्या बचेगा, यश ओ गान, तो ऐसे तो होगा नहीं, ओ कैसे चला जाएगा, जब ये ऑलरेडी कंप्लीट है तो इसमें ओ स्वर कैसे जाएगा, इसलिए हम ए और विसर्ग दोनों का चेंज करेंगे, फिर बन जाएगा यश प्लस ओ प्लस गान, श में ओ गया, शो, और गान का गान। क्लियर। नेक्स्ट देखिए रजोगुण, जहां से हमें ओ की मात्रा दिखे उससे जस्ट वहीं पर हमें क्या करना है, विसर्ग लगा देना है और सामने वाले को यूं का यूं लिख देना है, ओ से पहले क्या है, रज, तो यहां हो जाएगा रज है प्लस गुण, इधर विसर्ग, विसर्ग से पहले जय में कौन सा स्वर है, ए है, सामने क्या है, ग है, तो ये ए और विसर्ग दोनों का क्या हो जाएगा, ओ आदेश होगा, यहां क्या बच जाएगा, रज, यहां ओ, यहां गुण, और जय में हो जाएगा तो जो, और गुण का गुण, क्या बन गया हमारा, रजोगुण। तो आपको यही याद रखना है कि जब हम विसर्ग का ओ करें तो उससे पहले, विसर्ग से पहले जो ए होगा, उस ए और विसर्ग हम दोनों का ही चेंज करेंगे ओ में। ठीक है, वरना ये रूल बिल्कुल भी इस रूल पर फॉलो नहीं होगा एग्जाम्पल पर। क्लियर। तो अब हमारा रूल नंबर सेकंड देखिए, विसर्ग का रे होना। विसर्ग का रे किस कंडीशन पर होगा, कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग से पहले तो ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर मिल जाए, मतलब विसर्ग से पहले हमें क्या नहीं मिलना चाहिए, ए या आ स्वर नहीं मिलना चाहिए, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या येरे लेवे या कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर अर्थात ए या आ भी हो सकता है बाद में, लेकिन विसर्ग से पहले नहीं होगा, तो वहां पर विसर्ग का रे आदेश हो जाता है। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल निराशा, इसमें मैं ट्रिक तौर पर आपको बता दूं तो जो ट्रिक होगी तो क्या होगी, जहां भी आपको रे दिखे उससे जस्ट पहले आपको विसर्ग लगा देना है और बाद का ऐसे का ऐसा लिख देना है। अब देखिए निराशा, रे यहां दिख रहा है, ठीक है, जस्ट इससे पहले वाले वर्ण में लगा दीजिए क्या, विसर्ग लगा दी, यहां रे के बाद क्या है, आ स्वर है, तो आप लिख दीजिए आशा, तो हमारा संधिच्छेद क्या होगा, सिंपली निहि प्लस आशा। यहां देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद आ है, मैंने अभी आपको जो रूल बताया था उसमें हमारी क्या कंडीशन थी कि विसर्ग से पहले हमें ए या आ स्वर नहीं मिलना चाहिए, तो विसर्ग से पहले न में कौन सा स्वर है, ई है, उसके बाद कोई भी स्वर मिल जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या येरे मिल जाए, तो यहां पर आ स्वर में मैंने आपको क्लियरली बताया भी था कि स्वर में आगे तो ए या आ भी आ सकते हैं, तो यहां आ गया है, तो इस विसर्ग का क्या आदेश हो जाएगा, रे, और रे भी कैसा होगा, अनकंप्लीट। क्लियर। अब देखिए यहां क्या है, नी, यहां रे, यहां आशा। क्लियर। यहां नी का नी हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, रे यहां अनकंप्लीट है, सामने आ स्वर है, इसलिए आ स्वर रे में आ जाएगा और रे का क्या बन जाएगा, रा, और शा का शा। क्लियर। निराशा, काफी बच्चे पता है क्या करते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि जहां भी ऊपर रे मिले वही विसर्ग संधि होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। निराशा में देखिए हमारी विसर्ग संधि हुई या नहीं हुई, यहां वो करते हैं निर प्लस आशा और वहां दीर्घ संधि का एग्जाम्पल दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है, जो निराशा है निहि प्लस आशा और हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखिए आशीर्वाद, मैंने अभी बताया रे जहां देखिए वहीं से जस्ट उससे पहले हमें विसर्ग लगा देना है, रे यहां वे के ऊपर है, तो आशी प्लस वाद। क्लियर।
यहाँ विसर्ग है, सामने व है। विसर्ग से पहले श में कौन सा स्वर है? बड़ी ई है, ए आ तो नहीं है ना। और विसर्ग के बाद हमें क्या मिला है? व। और हमारा रूल भी क्या कहता है? य ल व हो। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? र। यहाँ क्या है? आशी प्लस र प्लस वाद। आशी प्लस र प्लस वाद। तो आशी, र के सामने व्यंजन है इसलिए र उस व्यंजन पर, और द का द, और क्या बन गया? आशीर्वाद। क्लियर? तो नेक्स्ट रूल देखिए, हमारा रूल थर्ड, विसर्ग का श होना। विसर्ग का श किस कंडीशन पर होगा? जब हमें विसर्ग से पहले तो कोई भी स्वर मिले और विसर्ग के बाद च या छ मिले तो उस विसर्ग का श हो जाता है। और श कैसा होगा? सभी की तरह अनकंप्लीट। ठीक है, विसर्ग से पहले तो कोई स्वर मिले और विसर्ग के बाद च या छ मिले तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, निश्चय। अब आपको अगर रूल पता है तो आप डायरेक्ट कर ही देंगे, जहां से श दिखे जस्ट उससे पहले तो विसर्ग लगा दीजिए और सामने वाला यूं का यूं लिख दीजिए। तो श है वहां पर विसर्ग लगा दीजिए, सामने लिख दीजिए यूं का यूं। तो जो हमारा संधिच्छेद होगा वो क्या होगा? नी प्लस च। ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले न में ई स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है? च है। तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? श में। ठीक है, श कैसा? अनकंप्लीट। यहां नी, यहां श, यहां च। श के सामने च व्यंजन है इसलिए श कैसा रहेगा? अनकंप्लीट ही, और बाद का यूं का यूं। और एग्जाम्पल हमारा क्या बन जाएगा? निश्चय। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दुश्चरित्र। श जहां है वहां विसर्ग लगा दीजिए, दुहु प्लस चरित्र। विसर्ग के बाद क्या मिल गया हमें? च मिल गया। विसर्ग का क्या आदेश हुआ? श। यहां क्या है? दुहु प्लस श प्लस चरित्र। क्लियर? श के सामने वही च व्यंजन होने के कारण श कैसा? अनकंप्लीट। और चरित्र का चरित्र क्या बन गया? दुश्चरित्र। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जहां भी श दिखे वहां श की जगह आपको विसर्ग लगाने हैं और पहले वाला भी यूं का यूं लिखना है, विसर्ग के बाद भी यूं का यूं लिखना है। क्लियर? तो अब रूल नंबर हमारा 4 देखिए, क्या कहता है? विसर्ग का स होना। ये स वैसे कौन सा है? मैंने आपको व्यंजन संधि में बताया था, ये दंतव्य सकार है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, अब देखिए विसर्ग का स कब होगा? विसर्ग के बाद यदि हमें त या स मिले, त या स मिले तो उस विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद त या स हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, निसंतान। और जहां आपको हाफ स दिखे वहीं उस स की जगह आपको विसर्ग लगाना है और बाकी एज इट इज लिखना है। निसंतान, हाफ स कहां दिख रहा है? यहां पर, यहीं से कर दीजिए, इसकी जगह लगाइए विसर्ग और बाद का एज इट इज संतान। इधर विसर्ग है, इधर स है। यही रूल था, विसर्ग के बाद क्या मिले? यदि हमें स मिले तो ये विसर्ग किस में चेंज होगा? हाफ स में। यही था, तो यहां क्या बच गया? नी, यहां स, यहां संतान। और ये क्या बन गया? नी, स के बाद स व्यंजन है इसलिए स कैसा रहेगा? अनकंप्लीट। और संतान का संतान। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नमस्ते। स कहाँ है? यहां है, संधिच्छेद कर दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए और ते। तो संधिच्छेद क्या होगा नमस्ते का? नमः प्लस ते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं के बाद, मैं से यहां विसर्ग है, यहां क्या है? ते है। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। यही था हमारा कि विसर्ग के बाद हमें क्या मिले? ते मिले। तो विसर्ग का क्या हो गया? स। यहां क्या बच गया? नम, यहां स, यहां ते।
तो न, मैं, से के बाद ते व्यंजन है, इसलिए से कैसा अनकंप्लीट और ते का ते। तो आप डायरेक्ट इतना ही करना है आपको। तो वैसे नमः प्लस ते, ये सब हम कर रहे हैं इसको रिचेक करने के लिए कि क्या हमारा रूल इन पर फॉलो हो रहा है या नहीं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट रूल देखिए, रूल 5, विसर्ग का श होना। कौन सा श है ये? मूर्धन्य षकार। ठीक है, कब होता है विसर्ग का स? विसर्ग से पहले तो हमें ई या ऊ स्वर मिले, सिर्फ दो ही स्वर। कौन से? ई हो छोटी या छोटा ऊ हो। ठीक है, और विसर्ग के बाद क या ख, ट या ठ, प या फ मिले तो उस विसर्ग का श हो जाता है मूर्धन्य षकार, वो भी कैसा? हाफ। एग्जाम्पल देखिए, बहिष्कार। सेम, जहां से दिख रहा है वहां उसकी जगह हमें क्या लगाना है? विसर्ग लगा दीजिए। बही प्लस कार, बही प्लस कार। रूल देखना फॉलो हो रहा है या नहीं। इधर विसर्ग है, ठीक है जी, इधर क है, इधर ई स्वर है में छोटी ई स्वर है। हमारा रूल भी हमें यही कह रहा था कि विसर्ग से पहले तो छोटी ई या छोटा ऊ स्वर मिले और बाद में मिले हमें कैख है, टेठ है, पैफ है। तो यहाँ विसर्ग से पहले ई मिला और विसर्ग के बाद कै मिला, इसलिए सिर्फ ये विसर्ग किस में चेंज होगा? से में। ना ई चेंज होगा ना कै चेंज होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? विसर्ग, और वो भी किसमें? मूर्धन्य सकार में। यहां क्या बचा? बही कार, बही श अनकंप्लीट है और सामने कै व्यंजन, इसलिए से अनकंप्लीट और कार का कार क्या बन गया? बहिष्कार। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, निष्फल। षटकोण यहां पर है, यहीं से निहि प्लस फल, यहां विसर्ग से पहले ई स्वर, सामने फ मिल गया तो ये विसर्ग चेंज किस में होगा? श में। यहां क्या है? नी, यहां श, यहां फल। श के सामने फ होने की वजह से स कैसा रहेगा? अनकंप्लीट। ठीक है, और फल का फल क्या बन गया? निष्फल। क्लियर हुआ कि जो हमारा मूर्धन्य सकार है वो कब होगा? विसर्ग से पहले तो हमें ई या ऊ स्वर मिले और विसर्ग के बाद मिले क, ख, ट, ठ, प, तो वो जो विसर्ग होगा वो मूर्धन्य सकार में चेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमारा रूल नंबर 6, इसमें दो है और जो है रूल वो है विसर्ग का लोप। किस तरीके से होगा विसर्ग का लोप? विसर्ग से पहले तो हमें ए या आ स्वर मिले और विसर्ग के बाद यदि कोई भिन्न स्वर अर्थात ए या आ ना मिले तो वहां उस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको दिया आते हैं एव, तो इसको समझना। यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले तय में कौन सा स्वर है? ए है, और बाद में क्या है? ए। ऐसे अलग स्वर है ना, भिन्न स्वर है ए। ठीक है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। और यहां क्या बचेगा? अत, यहां एव, और क्या बन जाएगा? अत एव। क्लियर? अब देखिए सेकंड, विसर्ग के बाद यदि रे हो तो विसर्ग का तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और विसर्ग से पहले जो स्वर है वो स्वर हो जाएगा हमारा दीर्घ अर्थात बड़ा। छोटा होगा तो वो किस में हो जाएगा? बड़े में चेंज, और विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। देखिए निरोग। ठीक है, संधि छेद होगा इसका, निहि प्लस रोग। विसर्ग से पहले क्या है? छोटी ई स्वर है और सामने क्या मिल गया हमें? रे। तो सबसे पहले ये देखिए विसर्ग के बाद रे है तो विसर्ग का तो क्या हो जाएगा? लोप। ठीक है, और बाद में क्या बताया? और वो जो स्वर होगा विसर्ग से पहले वर्ण में जो कोई स्वर होगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यहाँ ये ई है,
छोटी ई है ये, तो ये ई का दीर्घ रूप हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी, बड़ी ई। ठीक है, यहां न कैसा बचेगा, अनकंप्लीट, क्योंकि ई स्वर हमने यूज किया है ना यहाँ पर। इस न के बाद बड़ी ई प्लस में रोग। क्लियर, न में बड़ी ई गई, बड़ी नी रोग, क्या बन गया, नी रोग। नी प्लस रव, विसर्ग के बाद रे, ठीक है, और विसर्ग से पहले ई स्वर, तो ये ई, ये तो किस में चेंज हो जाएगी, बड़ी ई में, और इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां क्या बचा, न बड़ी ई रव, नी रे वे, नीरव। क्लियर। विसर्ग संधि का हमारा लास्ट रूल नंबर 7, विसर्ग यथारूप। यथारूप अर्थात विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग किसी में चेंज नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। और वो कब रहेगा, यदि विसर्ग के बाद हमें कै या पै वर्ण मिले। विसर्ग के बाद यदि हमें कै या पै वर्ण मिले तो विसर्ग यथारूप रहेगा, अर्थात विसर्ग ना तो किसी में चेंज होगा और ना ही विसर्ग का लोप होगा। देखिए, प्रातः काल यहां है, संधिच्छेद भी इसकी क्या होगी, प्रातः प्लस काल, विसर्ग के बाद कै आ गया। ठीक है, तो विसर्ग किसी में चेंज नहीं होगा, यथारूप रहेगा, और क्या बन जाएगा, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अंतःकरण, संधिच्छेद क्या होगा, अंतः प्लस करण, वही विसर्ग के बाद हमें क्या मिला है, क्या मिला है, इसलिए विसर्ग का चेंज नहीं होगा, विसर्ग यथारूप रहेगा और हमारा क्या बन जाएगा, अंतःकरण। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।